Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और हम लोग फिर से मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉपिक के ऊपर। पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म क्या है, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि नेशनलिज्म क्यों उभर के आता है, नेशन किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड नेशन, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर समझाया था। बहुत ही फाउंडेशन के साथ में रूप में आपको बताने की कोशिश की थी कि राष्ट्र किसे कहा सकता है और राष्ट्र का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड नेशन, राष्ट्र किस तरह से उभर के आया है, राष्ट्र की फीलिंग्स कैसे आती है, वो सब पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। सो ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हु जस्ट जॉइंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उन सबको मैं वेलकम करूंगा अनअकैडमी की तरफ से, मेरी तरफ से। आपको एक पहली रिक्वेस्ट ये होगी कि आप प्रीवियस क्लासेस देख के आइएगा। और जिन जिन लोगों को मेरे बारे में परिचय नहीं है, मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मेरे कोर सब्जेक्ट्स है। आई टीच ऑन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई, आई ऑल्सो टीच ऑन दी अनअकैडमी प्लस। अगर आपको पता होगा, अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड टाइम देख पाते हो, टेस्ट क्विज सब कुछ कवर हो जाएगा। वहाँ पे आपको मेरे कोर्सेज भी एक्सेस करने को मिलेंगे। आई विल बी टेकिंग अ कोर्स ऑन दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पे मेरा अभी चालू है कोर्स। ये कोर्स डेली 2 आवर्स के आसपास क्लासेस होते हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करा रहा हूँ। बाइलिंगुअल कोर्स होता है ये, इसके अंदर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की तैयारी करवाऊंगा और हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों भाषा के अंदर ये पढ़ाया जा सकता है। स्लाइड्स जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर रहती है, पर जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही उस प्रकार की एजुकेशन भी होगी वहाँ पे। इसके अलावा मेरा एक नया कोर्स शुरू हो रहा है 18 जनवरी 2021 के दिन। वहाँ पे मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आ रहा हूँ, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप वो कोर्स भी हमारे साथ जुड़िए। साथों साथ अगर आपको देखना है कि अनअकैडमी के ऊपर कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको जरूर से सजेस्ट करूंगा कि आप स्पेशल क्लासेस को देखिए। कल रात को, मतलब आज रात को, सॉरी माय बैड, 12 तारीख को, 12 जनवरी 2021 के दिन 9 बजे मेरा ग्लोबलाइजेशन एंड कोविड-19 के ऊपर क्लास है। ये क्लास बेसिकली मेरा एक आर्टिकल द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ था, इसी के ऊपर से मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चरिंग किया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये क्लास के ऊपर आइए। जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 का जो एस्पेक्ट है, उसमें ये सब पूछा जा सकता है कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के कारण इनफैक्ट आज की तारीख में जो प्रॉब्लम्स उभर के आए हैं, कोविड-19 भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही एक आउटकम के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। खैर, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके ऊपर जरूर से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास जो है मेरा द हिंदू के ऊपर, ये कल आज आर्टिकल पब्लिश हुआ था 11 तारीख को, और 12 तारीख को रात को, आज रात को हमारा क्लास रहेगा। मोस्ट वेलकम टू अटेंड। आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो पीएन लाइव यूज करके एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री क्लास है बाय द वे। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, आपको वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल क्लासेस दिखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर, बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये स्पेशल क्लासेस होते हैं, ये फ्री क्लासेस होते हैं, आप जरूर से देखिए एंड यू कैन टेक अप योर माइंड दैट यू वांट टू ज्वाइन द प्लस कोर्सेज और नॉट। प्लस कोर्सेज में फायदा आपको यही होगा कि आपको जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स है वो सब करवा दिए जाएंगे। जितने भी एजुकेटर्स उन सब के क्लासेस दिखेंगे आपको यहाँ पे, और साथों साथ मेरी 3000 से ज़्यादा स्लाइड्स आपको कवरेज के अंदर मिल जाएगी। मॉडर्न, मिडिवल, एंशियंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड अंडर वन रूफ, है ना। एक ही छतरी के अंदर आपको हर एक चीज़ इसके अंदर से मिल जाएगी। लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग के सेशंस मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स को देख पाओगे कहीं पे भी, और साथों साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हो। मुझे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो लाइव क्लास के अंदर, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आज ही डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को और हमारे साथ जुड़ जाइए। अपना गोल जो है वो यूपीएससी सीएसई रखिएगा एंड यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन और द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फायदा ये है कि आपको एक और फैसिलिटी दी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल कोच। तो एक मेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे अनअकैडमी की तरफ से, हु विल गाइड यू इन योर प्रिपरेशन डेली वाया द आंसर राइटिंग एंड द फीडबैक। साथों साथ एक एजुकेटर के रूप में मैं तो आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा ही। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए या आइकॉनिक लीजिए, पर टू टेक इट मिनिमम फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर हो तो मिनिमम मैं आपको कहूंगा कि 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। एंड व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव एंड गेट 10% ऑफ। आपको इसके द्वारा 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फीस 44,500 हो जाएगी, उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के अंदर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थोड़ा आपको फीस ज़्यादा देनी है, बट आइकॉनिक में आपको फायदा ये होता है कि आपके पास एक डेडिकेटेड मेंटर होता है, एक कोच होता है जो आपको हेल्प करेंगे पूरी की पूरी तैयारी में। और ये बहुत ही लैंडमार्क में कहूँगा, क्योंकि इसकी जो तैयारी होती है उसके अंदर कोच की ही एक कमी होती है। कभी कभी स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको कोई राइट गाइड करने वाला नहीं होता है, तो उन सब के अंदर आपको ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हेल्प करेगा।
1 ईयर की फीस 62,550 है आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN Live। तो ये मत भूलिएगा दोस्तों, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो PN Live यूज़ कर सकते हो। आप ऑप्शनल के कोर्सेज भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो, ऑप्शनल का अलग लेना चाहो तो अलग ले लो, वरना तो मैं कहूँगा कि GS और ऑप्शनल दोनों का मिक्स करके ले लेना, ठीक है। GS ऑप्शनल का दोनों का कंबाइंड कोर्स आज की तारीख में 1 ईयर का है, वो है 70,103 रुपीज़। आप यहाँ पे भी PN Live डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो और आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो एनी कोर्स एनी सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक द PN Live डिस्काउंट कोड। इसके अलावा 2021, 22 और 23 के लिए हमने नई बैचेस शुरू की है। केटलिस्ट बैच है, मिशन बैच है, आपको अलग अलग एक्सपीडिशन बैच मिलेगी, 11 जनवरी से ही शुरू हुई है। आप ये बैचेस के अंदर भी एनरोल कराइए, आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 2022-23 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने नई बैचेस शुरू की है। यू कैन ऑल्सो अटेंड दिस बैचेस एंड यू विल बी able to consolidate and complete your preparation in a very comprehensive way। आइकॉनिक की फीस बढ़ने वाली है तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। अगर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आई विल बी रेडी टू आंसर एनी क्वेरीज। आप एप्लीकेशन के ऊपर जाइए और वहाँ से ही आपको पूरी की पूरी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमने प्रीवियस क्लास में नेशनलिज्म क्या है वो पढ़ना शुरू किया था और आपको बताया था कि नेशन किस तरह से बनता है और नेशन की स्थापना कैसे होती है। अब देखिए कि कल के क्लास तक आते आते मैंने आपको ये पूरा का पूरा नेशनलिज्म का जो पूरा फोबिया है या नेशनलिज्म का जो पूरा आइडिया है वो दे दिया था, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, बट मैंने आपको नेशनलिज्म के कारण ही बताया था कि बहुत सारी घटनाएं होती है। नेशनलिज्म वाज द प्राइम फोर्स बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 के अंदर हुआ, या इसी के बाद 1815 के अंदर जब वियना कांग्रेस की स्थापना होती है तो वो भी नेशनलिज्म को तोड़ने के लिए किया गया। 1830 के अंदर और 1848 के अंदर दो क्रांति होती है। इसके पीछे भी जो प्राइमरी एस्पेक्ट था जहां पब्लिक चाहती थी कि शासक वहां से हट जाए और पब्लिक के हाथ में सत्ता रहे, ये पूरी की पूरी जो प्राइम फोर्स थी वो थी नेशनलिज्म के रूप में। और मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म को बेसिकली डेवलप कराने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, पर्सनैलिटीज रिस्पॉन्सिबल थी। ये नेशनलिज्म को प्रोपोगंडा फैलाने के लिए अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा रोल था लिबरल्स का। और मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि लिबरल्स कौन थे, तो ये उदारवादी ताकतें थी जो ये चाहती थी कि पब्लिक के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, पब्लिक को राजाशाही की जंजीरों से हटा देना चाहिए और शासन जो है वो प्रजा के हाथ में आ जाना चाहिए, जो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को सपोर्ट किया करते थे। दूसरी तौर के ऊपर नेशनलिज्म को फैलावा करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे और कल के क्लास के अंदर मैंने आपको ये फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ाया था। ये फैक्टर्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे म्यूजिक के द्वारा नेशनलिज्म को फैलाया गया, कहीं कहीं पे लिटरेचर के द्वारा नेशनलिज्म को फैलाया गया, और आखिर के अंदर मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि जो भाषा से आप कन्वे कर सकते हो वो चीज किसी और चीज के द्वारा नहीं कर सकते साहब, है ना। तो लैंग्वेज ऑल्सो बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर नेशनलिज्म। और इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद मेनली इनफैक्ट यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में आता है। तो प्रीवियस सेशंस के अंदर अगर आपने मेरे क्लासेस देखे होंगे तो मैंने नेशनलिज्म की पूरी जो प्रक्रिया है वो भी बताई थी और आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी कि राष्ट्रवाद कैसे चलता है यूरोप के अंदर साहब, ठीक है। अब आज हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर अब कंट्रीज का फॉर्मेशन होने की कैसे शुरुआत होती है। अब देखिए कि मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज का फॉर्मेशन होने के पीछे जो नेशन जिसे हम लोग पहचानते हैं आज की तारीख में राष्ट्र कहते हैं, वो क्यों बनते हैं, तो उसके पीछे प्राइम फोर्स थी नेशनलिज्म। और ये कैसे बना, तो हमने पिछले क्लास के अंदर देखने की कोशिश की थी कि सबसे पहले फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस में राष्ट्रवाद बनने के कारण फ्रांस एक नेशन के रूप में एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की, वो तो 1789 के आसपास से ही वो चलती जाएगी पूरी की पूरी प्रक्रिया। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की थी कि बेसिकली बेल्जियम करके एक कंट्री है, बेल्जियम भी बेसिकली 1830 तक आते आते अपना एग्जिस्टेंस बना देगा और वो भी अपनी स्थापना करता है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो हमने देखने की कोशिश की थी ग्रीस के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि ग्रीस ऑल्सो बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री बाय द ईयर 1830। हमने पिछले क्लास के अंदर पोलैंड के बारे में बताया था कि कैसे पोलैंड के लोग हैं वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेंगे। इन सब के पीछे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अलग अलग घटनाएं हैं, खास करके बेल्जियम, ग्रीस और पोलैंड 1830 तक आते आते बहुत सारी इश्यूज के अंदर दिखेंगे। फ्रांस एक कंट्री के रूप में बनते बनते आपको 1870s का पीरियड दिखेगा, क्योंकि फ्रांस के अंदर 1789 में सबसे पहले क्रांति हुई, पर क्रांति के बाद कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ चलती रहती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स चलते रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं। और फ्रांस के अंदर इसके कारण बेसिकली पब्लिक के हाथ में जो सत्ता आनी चाहिए जिस हिसाब से, वो पूरी तरह से नहीं आ पाती है। तो उसमें थोड़ा बहुत फ्लिप फ्लॉप था, कभी यूं होता था कभी यूं होता था, दोनों पॉइंट्स हमको इसके अंदर से देखने को मिलता रहेगा। अब देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है वो अलग अलग इवेंट्स के द्वारा आई है, ठीक है। नेशनलिज्म पूरी तरह से रातों रात तो आया नहीं है।
नेशनलिज्म को बेसिकली ध्यान में रखते हैं हम लोग 1789 में सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ, उसके बाद 1815 के अंदर मैंने आपको बताया था कि वियना कांग्रेस जब हुई तो उसके कारण भी राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ। 1830 और 1848 की जो घटनाएं हैं उसके कारण तो राष्ट्रवाद और तेजी से चला जाएगा। अब देखिए कि 1830 और 1848 के अंदर भी रिवॉल्यूशंस होंगे। उसमें भी 1840 का रिवॉल्यूशन थोड़ा अलग था और 48 का रिवॉल्यूशन अलग था। 1848 के रिवॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके पीछे इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बड़ी इनफैक्ट है ना रोल प्ले करती है। क्यों इकोनॉमिक कंडीशंस रोल प्ले करती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था यूरोप के अंदर उस टाइम पे बहुत खराब हो गई थी और इसी के कारण फ्रांस की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्रांस के अंदर भी पब्लिक को खाने के बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। राजा ने इनफैक्ट है ना चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया था, इन्फ्लेशन हो गया था, बहुत सारी मेनी मेनी थिंग्स टुक प्लेस है ना। सो ऑल दिस थिंग्स रिजल्टेड इनटू आई वुड से कंडीशन जहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो पब्लिक थी पब्लिक ने रिवॉल्ट कर दिया। अब 1848 के रिवॉल्यूशन में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं लोर ऑफ लिबरल साहब, ठीक है। तो ये जो उदारवादी ताकतें थी इनका क्या रोल था? क्योंकि आप देखिए 1789 में भी फ्रांस की क्रांति में भी लिबरल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था साहब। उसके बाद 1830 का रिवॉल्यूशन आया, उसमें भी लिबरल्स का रोल आपको दिखता रहेगा। अब घुमा फिरा के ये जो लिबरल्स आज की तारीख में भी हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। इवन आज भी इसके ऊपर चर्चा होती है कि लिबरल जो है उदारवादी जो लोग होते हैं उनकी विचार थोड़े नॉर्मल सोसाइटी से अलग होते हैं। एट टाइम्स यू कैन सी कि लिबरल्स की जो थॉट प्रोसेस चलती है, उनकी जो विचारने की जो प्रक्रिया है काफ़ी अलग है साहब। 1848 की जो रिवॉल्यूशन हुई उसमें लिबरल्स की क्या इंपॉर्टेंस रही थी? व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबरल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनफैक्ट लिबरल्स जो है वो अपना मेनली बेस कैसे बनाते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए, हम लोग को 1848 की रिवॉल्यूशन के ऊपर सेकेंड एस्पेक्ट के ऊपर चले जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि 1848 के अंदर गरीब लोगों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था क्योंकि उन लोगों का बहुत बड़ा शोषण हो गया था और उन्होंने बेसिकली राजाशाही के सामने फिर से इनफैक्ट है ना अपना आवाज़ बुलंद कर दिया। 1848 का इंपॉर्टेंस ये भी है कि इस दौरान बहुत सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने भी बेसिकली विद्रोह करने की कोशिश की थी। अब देखने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर जो मोनार्की थी वो मोनार्की को फिर से ख़त्म किया गया। देखो फ्रांस में कंटिन्यूसली मोनार्की आती थी और जाती थी। जैसे 1789 में ख़त्म किया गया था, 1815 में राजाशाही को फिर से लाया गया, 1830 में भी मोनार्की जिंदा रहती है, 1848 में मोनार्की को फाइनली एंड कराने की बात की जाती है। 1848 के अंदर जब बेसिकली फ्रांस के राजा ने अपनी सत्ता एब्डिकेट की, मतलब अपनी सत्ता छोड़ दी, उसके बाद हमको पता चलता है कि फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है जहाँ पे यूनिवर्सल मेल सफरेज दिया जाने की बात होती है। यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब है कि एनी पर्सन हु इज अबाउट 21 ईयर्स, उस टाइम पे 21 साल वयस की पूरी आदत जो थी, जो क्राइटेरिया था, एंड एनी पर्सन हु इज अबाउट 21 ईयर्स, कोई भी इंसान जो 21 साल की उम्र से ज़्यादा बड़ा है उसको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। क्योंकि पहले फ्रांस के अंदर वोटिंग राइट्स नहीं थे, राजाशाही के कारण बहुत गिने चुने लोगों के पास सत्ता हुआ करती थी और इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि लिबरल्स जो थे उन्होंने फिर से अपना पूरा का पूरा हम लोग कहेंगे कि पावर गेन किया, मिडिल क्लास जो था वो थोड़ा मजबूत होगा। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। जब फ्रांस के अंदर ये सब चीज़ें हो रही थी, वोटिंग राइट्स देने की बात हो रही थी, फ्रांस में राजाशाही को फाइनली अबॉलिश करने का वो है ना ब्यूगल बज गया था, तब पता चल रहा है कि यूरोप के जो दूसरे रीजन्स थे वहाँ पे आपको नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं दिखेगा। नेशन स्टेट जिसे हम लोग राष्ट्र राज्य कहते हैं, जो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, इन सब के अंदर हमको पता चल रहा है कि अभी भी राजाशाही थी। कहीं कहीं पे इनफैक्ट जैसे इटली हो गया तो इटली के अंदर बहुत सारे फॉरेन के किंग्स रूल कर रहे थे, पोलैंड भी डिवाइडेड था, जर्मनी भी डिवाइडेड था। तो वहाँ के जो लोग थे, खास करके वहाँ का जो मिडिल क्लास था, उन्होंने फ्रांस के अंदर ये जो रिफॉर्म्स हुए 1848 के, उसको देख के उन्होंने कहा कि हमको भी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए, हमको भी हमारा नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए। अगर फ्रांस इतनी सारी क्रांति करने के बाद फिर से अपने आप को यूनाइट कर सकता है, फ्रांस अपने आप को फिर से री एस्टैब्लिश कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते साहब, ठीक है। अब देखिए कि 1830 और 1848 का जो पीरियड है, ये पीरियड पूरा का पूरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड है। मतलब कहीं पे भी यूरोप के अंदर चले जाइए, सरकारें रातों रात बदल जाती थी, राजा को उठा दिया जाता था, पब्लिक पावर गेन करने के लिए कैसे भी करके स्ट्रगल कर रही थी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट देयर वर मेनी पीपल इन द आई वुड से दिस रीजन्स व्हिच वर रूल्ड बाय द फॉरेनर्स, या इनके वहाँ के ऊपर जो राजाशाही रूल करी, उनके सामने इन्होंने विद्रोह की मांग कर दी थी। और विद्रोह के साथ साथ इन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी नई सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसी नई सरकारें बनाएंगे जो पब्लिक के हाथ में देती है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी द मिडिल क्लास टुक द एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। इन्होंने क्या कहा
कि देखिए अगर फ्रांस कर सकता है, अगर ग्रीस कर सकता है, अगर बेल्जियम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई नॉट अस साहब, है ना? वी कैन ऑल्सो डू दिस, वी कैन ऑल्सो डू द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। हम लोग संसदीय लोकशाही की स्थापना कर सकते हैं, हम खुद का संविधान लिख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता कर सकते हैं, साथों साथ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम लोग हमारे संगठन बनाएं, हम लोग हमारे राजकीय पार्टीज की स्थापना करें और हम लोग हमारे हिसाब से हमारे देश का निर्माण करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वी कम टू नो दैट इटली और जर्मनी, ये दोनों के दोनों कंट्रीज है, ये बनेंगे अराउंड इनफैक्ट 1860 के आसपास के पीरियड के बाद, 1860s और 1870s। पर आइडिया ये है कि इटली और जर्मनी ये दोनों कंट्री के रूप में जब बन के आए, इटली एंड जर्मनी ये दोनों के दोनों जब कंट्री के रूप में फॉर्म होते हैं, उसके पहले ही हमको पता चलता है कि इटली एंड जर्मनी के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल एजिटेशंस और पॉलिटिकल, हम लोग कह सकते हैं कि मूवमेंट की शुरुआत हो गई है साहब, ठीक है। जर्मनी विच वॉज एट दैट टाइम कंट्रोल्ड बाय ऑस्ट्रिया, इसका मेन शासक ऑस्ट्रिया हुआ करता था और वो भी 39 टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था। जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 39 स्मॉल स्मॉल स्टेट्स, जिसे हम लोग किंगडम्स के रूप में पहचानते हैं, रीजनल किंगडम्स के रूप में पहचानते हैं। इन सब के जो भी शासक थे, इन लोग को भी लग रहा था कि हमको कुछ यूनाइटेड होना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए साहब, ठीक है। सो हेंस वी सी दैट इन जर्मनी देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने की शुरुआत की। बहुत सी प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, आर्टिजन थे, इन सब ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग है ना, हमारा खुद का राजकीय संगठन बनाएंगे, हम लोग हमारी खुद की नेशनल असेंबली बनाएंगे। अब देखिए कि ये चीज़ दर्शाती है कि 1848 तक आते आते जर्मनी के अंदर एनलाइटनमेंट आ चुकी है। जर्मनी एक कंट्री के रूप में बनता है 1870 के बाद, 1870 के बाद इनफैक्ट फाइनल इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा जब सेडान की लड़ाई में फ्रांस को हराया था। बट उसके भी पहले अगर आप समझोगे तो जर्मनी के अंदर जो पब्लिक थी, वो पब्लिक काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी, उन्होंने खुद की अपनी एक संसद बनाने की विचार भी कर दिए थे साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि 1848 की जो क्रांति है, 1848 की क्रांति है, वो क्रांति भले फ्रांस के अंदर होती है साहब। 1848 रिवॉल्यूशन मेनली फोकस होता है फ्रांस के अंदर, पर उसकी अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो उसकी इम्पैक्ट सब जगह के ऊपर पड़ रही है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। क्या कहते हैं दोस्त? स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा राजा जो है, या मैं कहूँगा कि ऐसे कोई भी इवेंट है जिसकी असर और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर होगी साहब, है ना। तो फ्रांस के अंदर 1848 का जो रिवॉल्यूशन था, द रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन फ्रांस 1848 का साहब, 1848 का जो रिवॉल्यूशन था, बहुत ही लैंडमार्क रिवॉल्यूशन था। बिकॉज इन दैट रिवॉल्यूशन वी कम टू नो, और हमको ये बहुत ही क्लियर कट चीज़ें दिख रही है कि ये रिवॉल्यूशन के द्वारा हम लोग ये कह सकते हैं कि बाकी सारे कंट्रीज में भी बहुत बड़ी इंपैक्ट पड़ती है। तो फ्रांस से तो मोनार्की ऑलमोस्ट अबॉलिश हो गई थी, बाकी सारे रीजन्स के अंदर भी बहुत बड़ी इंपैक्ट पड़ेगी। अब आप देखने की कोशिश करिए, ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स marched a festival procession to take their place in the Frankfurt Parliament conveyed in the Church of Saint Paul। मतलब आप देखने की कोशिश करिए कि 1848 की इम्पैक्ट जर्मनी के ऊपर कैसे पड़ रही है साहब, ठीक है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब 1848 की जो क्रांति हुई थी, ये 1848 की क्रांति तो फ्रांस के अंदर होती है साहब, क्योंकि फ्रांस में ही मोनार्की थी, उसको फाइनली खत्म किया गया। ये वही मोनार्की जिसको वियना कांग्रेस ने इनफैक्ट एस्टैब्लिश किया था साहब। अब आप देखने की कोशिश करिए कि 1848 के अंदर जो इम्पैक्ट होती है, ये इम्पैक्ट जर्मनी के अंदर कैसे हुआ। अब जर्मनी के अंदर लोग चाहते थे कि हम लोग यूनाइटेड रहें, पर जर्मनी एक ऐसा कंट्री था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स। इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे 39 किंगडम्स थे, छोटे बड़े। ये सब किंगडम्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने वाला एक कंट्री था, वो कौन सा था? ऑस्ट्रिया साहब। ऑस्ट्रिया यूज्ड टू बी द मेन बॉडी, जिसने कहा कि हम जर्मनी को यूनिफाई नहीं होने देंगे, क्योंकि जर्मनी यूनिफाई हो गया तो ऑस्ट्रिया का पावर टूट जाएगा। ऑस्ट्रिया बैलेंस ऑफ पावर करना चाहता था, वो सत्ता को टिकाने चाहता था और अपने आप को मजबूत करना चाहता था। पर जर्मनी के शासक देखिए, जर्मनी की पब्लिक देखिए, जर्मनी के जितने भी पब्लिक थे वो सब कहे कि लेट अस बी टुगेदर, वी द पीपल विल बी टुगेदर। सब लोग इकट्ठे होंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जर्मनी कैसे बनना चाहिए। और इसके कारण जर्मनी का जो फाइनल फॉर्मेशन तो 1871 के अंदर होगा, और उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस 1848 से ही शुरू होता है। ये प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि पब्लिक जो है, ये पब्लिक बॉटम टॉप अप्रोच से ऊपर जा रही है। बॉटम टॉप का मतलब है कि लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बेसिकली अपनी एक असेंबली बनाई और नाम क्या दिया? नेशनल असेंबली। आप देखिए नाम भी क्या दे रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय सभा। और ये बेसिकली कहीं पे जगह नहीं थी इनको, क्योंकि राजा ने तो सब बिल्डिंग कैप्चर करके रखे थे, जितने भी किंगडम्स थे उन सब ने। तो ये जो नेशनल असेंबली की जो मीटिंग होती है फ्रैंकफर्ट के अंदर होगी, और खासियत ये थी कि ये जो मीटिंग थी कहाँ पे होती है? चर्च के अंदर होती है।
सो यू कैन इमेजिन कि ये लोग चर्च के अंदर मीटिंग करके ये क्या दर्शाना चाहते थे। ये दर्शाना चाहते थे कि अगर पब्लिक को कोई जगह नहीं मिली इकट्ठी होने के लिए, अपने प्रतिनिधि ना चुनने के लिए, तो हमको धर्म भी हमारा सहारा देगा। इवन द रिलीजन एंड गॉड इज इन फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ द जर्मन स्टेट एंड द जर्मन कंट्री। समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब चर्च लेजिटिमाइज करता है ये सब चीज़ों को, तो उसके बाद कोई भी किंगडम, कोई भी बड़ी बड़ी सत्ता इनफैक्ट उसको रोक नहीं पाएगी। क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि जब जब हम लोग दुनिया के इतिहास में देखते हैं, वेन एवर वी सी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट दुनिया के इतिहास के अंदर पता चलती है कि जब जब धार्मिक रूप से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई प्रकार की आपको इनफैक्ट है ना एक फाउंडेशन मिल जाता है, उसके बाद आपको रोका नहीं जा सकता है साहब, ठीक है। इन्होंने उस दौरान इनफैक्ट 1848 की जो स्पिलओवर इफेक्ट थी उसके द्वारा डिसाइड किया कि हम लोग जर्मनी की स्थापना करेंगे। इन्होंने डिसाइड ये भी कर दिया कि जर्मनी का एक कंट्री बनेगा, अपना खुद का संविधान लिख दिया, टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। मतलब इन्होंने ये कहा कि हम लोग जर्मनी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जर्मनी एक ऐसा देश बनेगा 1848 के बाद जहाँ पे मोनार्की तो होगी पर एक पार्लियामेंट भी होगा साहब। हमने एक संसद की भी स्थापना करेंगे और जो राजा है वो राजा को कहेंगे कि आपको ये संसद की एड एंड एडवाइस पे चलना पड़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट। तो इन सब चीज़ों के रूप में हमको ये पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी इसमें मिडिल क्लास ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि मिडिल क्लास ने ये संविधान को लिखने की कोशिश की थी साहब। अब देखने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। उस दौरान हमको ये पता चल रहा है कि इनफैक्ट जो जर्मनी के अंदर इमीडिएट राजा थे प्रशिया के, वो प्रशिया के राजा को ये प्रपोजल भेजा गया कि देखो हम एक नया कंट्री बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपकी अध्यक्षता में एक कंट्री बने बेसिकली, जिसका नाम था फेडरिक विलियम फोर। और इनको जब ये प्रपोजल भेजा गया उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मुझे तो आपके यहाँ पे नहीं जुड़ना। अब राजा क्यों जुड़ेगा एक कंट्री के फॉर्मेशन में, जब राजा को खुद को सत्ता थी, जब राजा खुद इनफैक्ट कह रहा है कि भाई मैं तो अभी सर्वोपरि हूँ, वाई शुड आई बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, आई शुड बी इंडिपेंडेंट मोनार्क। मेरे पास संसदीय रूप से इनफैक्ट इंडिपेंडेंट रहने का ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कंपेयर्ड टू मैं कोई पार्लियामेंट के अधीन में काम करूंगा साहब, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों कि जर्मनी की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट जर्मनी, जर्मनी में 1848 का रिवॉल्यूशन बहुत ही मैटर करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 1848 का जो 48 का जो रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप के अंदर, वो रिवॉल्यूशन के द्वारा जर्मनी का स्थापना का ऑलमोस्ट रास्ता क्लियर हो गया था। क्लियर हो गया था क्योंकि इनफैक्ट पब्लिक ने कह दिया था कि हमको कंट्री फॉर्म करना है। पब्लिक ने यह भी कहा कि हम राजाशाही को हटाना नहीं चाहते, पर खाली राजा हमारे अधीन आ जाए, मतलब वो पार्लियामेंट के अधीन आ जाए। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे अधीन आऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए राजा क्या कहता है, बाकी सारे और भी राजाओं को बोलेगा कि भाई राजा 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 अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो पार्लियामेंट हमारा बजा देगा बाजा, ठीक है ना। कि अगर हम लोग बेसिकली इकट्ठे नहीं हुए और जर्मनी का जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अगर हमने मोनार्की को नहीं बचाया तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी साहब। और इसके कारण इन्होंने क्या कहा कि देखिए हम लोग नेशनल असेंबली का विरोध कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो इन दिस कंडीशन हमको ये चीज़ बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है कि जर्मनी के अंदर 1848 के अंदर बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जहां इनकी फॉर्मेशन ऑलमोस्ट क्लियर हो रही थी। बट होता ये है घुमा फिरा के, देयर वॉज क्लास ऑफ पीपल जो उस दौरान ये पूरी की पूरी घटनाएं हो रही है उसको दबाने की काम कर रहे थे। अब देखिए क्या हो रहा है। जर्मनी में दो प्रकार की इनफैक्ट पब्लिक थी। एक तो एरिस्टोक्रेसी के विरोध में थी, मतलब राजाशाही के। बहुत लोग कह रहे थे कि राजा ने अपनी सेना बुला के इनफैक्ट लोगों को दबाने का काम करा है, वो भी गलत हो रहा है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 1848 के अंदर ही जर्मनी की स्थापना हो गई होती। जर्मनी वुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द ईयर 1848। 1848 में जर्मनी की स्थापना ऑलमोस्ट होने वाली थी, या होने की तैयारी में हम लोग कह सकते हैं। बट धीरे 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 उस दौरान इनफैक्ट कुछ सिचुएशन ऐसे हुई जहां पे जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी, जिसे हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं, उसका सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है। अब क्या होता है, व्हाई दिस थिंग टुक प्लेस, हाँ, व्हाई द सपोर्ट सिस्टम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट वेंट डाउन साहब। उसके पीछे का कारण क्या था उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं साहब। अब देखिए क्या हो रहा है साहब, ठीक है। 1848 के अंदर मैंने आपको बताया कि वी द पीपल इकट्ठे हो गए। वी द पीपल ने बेसिकली क्या कहा कि हम लोग एक असेंबली बनाएंगे जिसका नाम है नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली बेसिकली क्या काम करेगी, इट विल बी वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट जो है ये राजा को एडवाइस करेगी मोनार्की को साहब, ठीक है। और इन दोनों को गवर्न करने के लिए क्या बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही इसको काम करना है। अब सबके पावर लिमिट हो जाएंगे साहब, ठीक है। अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं साहब। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पावर को लिमिट किया जाता है।
अगर कोई भी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक चीज दिमाग के अंदर बहुत क्लियर कर रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उसी को ही कहते हैं जो पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दे साहब। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हमेशा पावर को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करती है, क्योंकि अगर संविधान नहीं होगा, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन, व्हाट it will lead to some kind of arbitrary and discretionary power which can lead to the abuse of the rights of the thousands and lakhs of citizens। आपके राज्य के अंदर अगर संविधान होता है तो सरकार अपनी काबू के बाहर नहीं जाएगी, सरकार कुछ ऐसे निर्णय नहीं लेगी जो संविधान के अगेंस्ट में है। जैसे संविधान में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो गवर्नमेंट को उस बात का डर रहता है कि अगर गलती से हमने कोई कानून ऐसा पास कर दिया जहां इनके मूलभूत अधिकार, इनके फंडामेंटल राइट्स को हमने छेड़खानी करने की कोशिश की, तो कोर्ट आके हमको बेसिकली पनिश करेगी और कोर्ट हमको कंडेम करेगी साहब, है ना, कोर्ट रोकने का भी काम करेगी। जर्मनी के अंदर ऐसा हो रहा है कि पार्लियामेंट की स्थापना करना, मोनार्की के साथ मिलकर काम करना, पर मोनार्की कह रही है नो, आई डू नॉट वॉन्ट टू ज्वाइन बिकॉज द मोमेंट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एनेक्टेड मेरा पावर चला जाएगा। और इसी के कारण क्या हुआ कि जर्मनी के अंदर वी द पीपल की जो आवाज है, वॉइस जो है वो स्ट्रांग हो रही है। वी द पीपल की वॉइस इनिशियली तो स्ट्रांग हुई, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए ना, वो रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर जर्मनी के लोग नहीं कर पाए। 1848 के अंदर जर्मनी एक नेशन के रूप में नहीं कन्वर्ट हो पाया, उसके पीछे यहाँ से ही हमको वीकनेसेस देखने को मिलेगी। बाकी जर्मनी की जो स्थापना है वो पहले ही हो गई होती, इट वुड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द ईयर 1848 एंड लेटर ऑन 1871 तक जाने की आवश्यकता नहीं थी। खैर, अब होता क्या है साहब, ठीक है, पार्लियामेंट जो था जर्मनी के अंदर वो मिडिल क्लास के द्वारा डोमिनेटेड था। मतलब जो थिंकर्स थे उस टाइम पे, जो नए नए पैसा कमाए थे, और उन लोग को प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो जर्मन सोसाइटी का नीचे का तबका है, जिसे हम लोग वर्कर्स एंड आर्टिजन्स कहते हैं, उनका सपोर्ट ये मिडिल क्लास से इनफैक्ट हट जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए तो क्या होता है साहब, ठीक है, जर्मनी के पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कोई फोर्स था तो वो तो था आपका मिडिल क्लास। क्यों मिडिल क्लास सबसे डोमिनेटिंग था? क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने ही बेसिकली सोचा था कि हम लोग राजा की जो सत्ता है वो कम कर देंगे और आखिर के अंदर हमारे हाथ में सत्ता ले लेंगे, संसद के हाथ में। प्रॉब्लम ये था कि मिडिल क्लास के नीचे जो लोअर मिडिल क्लास आता है, ये लोअर मिडिल क्लास के अंदर आपके पीजेंट्स मिल जाएंगे, ये लोअर मिडिल क्लास के अंदर आपको आर्टिजन्स दिख जाएंगे, ये लोअर मिडिल क्लास के अंदर आपको वर्कर्स दिख जाएंगे। अब हुआ ये कि नेशनल असेंबली या इनकी जो संसद थी उसके अंदर ही दो ग्रुप थे। लोअर क्लास वाले चाहते थे कि पावर हमारे पास आना चाहिए और हम लोग रिफॉर्म्स लेके आएंगे, पूरी जर्मनी के अंदर राजाशाही की सत्ता धीरे धीरे लिमिट करके पब्लिक के हाथ में सत्ता दे देंगे। मिडिल क्लास चाहता था कि नहीं, पावर हमारे हाथ में आना चाहिए। अब आप देखिए कि आप एक साइड के ऊपर राजा के सामने विद्रोह करने का प्लान कर रहे हो, आपने ये सोचा भी है कि भाई देखिए, अगर हमने 1848 में सक्सेसफुल हो गए तो हमारे राजा की सत्ता ऑलमोस्ट कमजोर हो जाएगी और राजा संविधान के अधीन में आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? होता है उल्टा साहब। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? हमको पता चल रहा है कि जर्मनी के जो लोग थे उसके अंदर की जो संसद इन्होंने बनाई थी, नेशनल असेंबली के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उसके अंदर ही कन्फ्लिक्ट हो गया। अब आप देखिए कि आपने इनफैक्ट एक संस्था बनाई, ये संस्था के द्वारा आपने कहा कि हम लोग विद्रोह करेंगे, हम लोग वो है ना पूरा का पूरा निकाल देंगे साहब, है ना, राजाशाही के सामने पूरा बलवा कर देंगे, ये वो हो जाएगा। और उस दौरान हमको क्या पता चल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर साहब, है ना। तो वी आर करंटली सीइंग कि नेशनल असेंबली जो है उसके अंदर ही दो ग्रुप्स हो गए, और जब जब दो ग्रुप्स उभर के आ रहे हैं एक ही असेंबली के अंदर साहब, है ना, जिसके अंदर पावर स्ट्रगल हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग मोनार्की के सामने टिक पाएंगे साहब, है ना? तो जर्मनी के अंदर भी यही होगा। जर्मनी के अंदर भी यही हुआ कि उस टाइम पे जो जर्मन इनफैक्ट पब्लिक थी और जर्मनी की बेसिकली जो डिमांड थी, जहां राजा को सत्ता कहीं ना कहीं लिमिट करने की बात हो रही थी, वो पूरी तरह से फ्रूटफुल नहीं हो पाती। क्यों नहीं फ्रूटफुल हो पाई? क्योंकि उसके पीछे का कारण ये था कि नेशनल असेंबली के अंदर जो पावर स्ट्रगल चला, वो पावर स्ट्रगल करने के कारण जो इनका सोशल बेस होना चाहिए, जहां इनको आउटसाइड सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आउटसाइड सपोर्ट नहीं मिल पाया। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आउटसाइड सपोर्ट था वो लोअर मिडिल क्लास का था, उन्होंने सपोर्ट खींच लिया। उन्होंने कहा कि ये जो नए नए मिडिल क्लास के लोग हैं हमारी सत्ता हमको नहीं देंगे, राजाशाही को तो शायद कमज़ोर कर देंगे पर फिर खुद राजा बन जाएंगे। और इसके कारण राजा को मौका मिला। राजा ने कहा कि बेटा अब मैं चौका मारूंगा, और उसके बाद नेशनल असेंबली के अंदर आर्मी भेजी जाती है। वहाँ पे आर्मी भेज के, मिलिट्री भेज के, जो जो लोगों ने राजा के सामने पूरा का पूरा माहौल बनाया था कि भी हम लोग राजा की सत्ता कमज़ोर कर देंगे, उनकी पिटाई भी करवाई जाती है। तो इस तरह से 1848 का रिवॉल्यूशन जो होता है उसमें हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो लिबरल्स है
ये लिबरल्स की मेनली बहुत बड़ी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि लिबरल्स मतलब जैसे हम लोग मिडिल क्लास के रूप में हम लोग पहचानते हैं, इनका रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये लिबरल्स ने ऐसा सोचा भी था कि भाई हम कुछ इनफैक्ट है ना तूफानी करेंगे एंड विल ट्राई टू टेक अवे द पावर, बट पॉलिटिकल राइट्स का जो इशू था उसके कारण प्रॉब्लम हो जाता। अब देखिए, ये जो नेशनल असेंबली थी जर्मनी के अंदर वो डिसबैंड हो गई, पर नेशनल असेंबली डिसबैंड होने के पीछे का एक कारण मुख्य जो था अगर आप समझोगे, वो था गिविंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। अब देखिए, दुनिया की कोई भी क्रांति होती है, दुनिया की कोई भी क्रांति हुई है, अगर आप दुनिया के इतिहास उठा के देख के आओगे, यू विल फाइंड मेनी रिवॉल्यूशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे कोनों के अंदर विद्रोह हुए, पर सब जगह के ऊपर हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है कि वुमेन को राइट्स देने की जब बात होती है ना, जब स्त्रियों को राइट्स देने की बात होती है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ यहाँ पे रहता है। गिविंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ सिग्निफिकेंट इश्यू। एंड जब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स का जो इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि एक इनफैक्ट है ना, क्या 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 कहे कि एक सोशल स्टिग्मा है, लोग नहीं देते हैं। ठीक है, दुनिया में इवेंट हो गए, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें भी वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। फिर उसके बाद ये दूसरे कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ, उसमें भी राइट नहीं पड़ रहे थे। जर्मनी के अंदर भी यही होता है कि जब जब इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली के अंदर भी लार्ज वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ था, क्योंकि वुमेन जो थी, स्त्री जो थी, वो चाहती थी कि उनको भी राजकीय रूप से सत्ता मिलनी चाहिए। बट एट टाइम्स अगर आप देखोगे तो उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते थे, और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते थे, इसके कारण ही एक प्रश्न ये भी हुआ था कि आपको अब सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई बड़ा रिफॉर्म्स करना चाहते हो तो यू नीड टू बी इंक्लूसिव। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भारत की आज़ादी का जो आंदोलन था, क्या उसके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन था कि नहीं था? आप देखने की कोशिश करिएगा, विल फाइंड लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। उसमें से भी ये पार्टीशन है, ये पार्टिसिपेशन है, ये बढ़ जाता है। इट इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कब बढ़ता है साहब? पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड व्हेन वी फाइंड, जब हमको देखने को मिल रहा है कि जब गांधी जी की एंट्री होती है साहब। बिकॉज व्हेन गांधी जी एंटर्ड इनटू द नेशनल मूवमेंट, जैसे ही गांधी जी नेशनल मूवमेंट के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद उनकी जो सिंपल मेथड ऑफ मैं कहूँगा कि क्या कह सकते हैं, प्रोटेस्ट है, ये सिंपल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट के होने के कारण भी हमको वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ने को मिलेगा साहब। ठीक है, तो होता यह है कि वुमेन पार्टिसिपेशन का जब प्रश्न है तो नेशनल मूवमेंट के अंदर बढ़ा। तो हम लोग जब आज़ाद होते हैं, जब हम लोग आज़ाद हो गए, तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हमने वुमेन को इक्वल राइट्स दिए कि नहीं दिए साहब, है ना? तो हमने बेसिकली आर्टिकल 14 क्या कहता है साहब? आर्टिकल 14 से 18 अगर आप देखोगे तो राइट टू इक्वालिटी की तो बात करता है। तो आर्टिकल 14 टू 18 यही दर्शाता है कि एवरीवन इज इक्वल, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, एनीथिंग साहब, है ना? तो इंडिया के अंदर हमने इनफैक्ट 1947 के अंदर ये बहुत क्लियर कट जता दिया था, इवन उसके पहले। पर जब हम लोग यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में क्रांति होने के समय या रिफॉर्म्स होने के समय, या जब मूवमेंट होता था, कोई भी आंदोलन होता था, तो वुमेन के अंदर बेसिकली वुमेन पार्टिसिपेशन आपको बहुत मिलेगा। पर जैसे ही राइट्स की बात करेंगे, जैसे ही उनके अधिकार की बात करेंगे, वुमेन को राइट्स नहीं मिलते थे। तो ये थ्रू आउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जर्मनी के अंदर भी 1848 के अंदर एक ये इश्यू हुआ था, जहाँ पे इन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की थी। इन्होंने डिसाइड भी कर लिया था कि हम लोग, है ना, बड़ा सा तूफानी कुछ कर देंगे और मोनार्की को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देंगे। पर इनकी कन्फ्लिक्ट ये भी हो गई थी कि वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, क्योंकि वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। अब देखो, वुमेन का पार्टिसिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जहाँ जहाँ वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है, स्त्रियों की भागीदारी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बहुत इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है समावेशिक है। अगर स्त्रियां भागीदारी नहीं लेती है, व्हेन द वुमेन डज नॉट पार्टिसिपेट, दिस थिंग शोज कि आपका जो पूरा का पूरा इश्यू है, आपका जो मुद्दा है, उसके अंदर समावेशिकता का अभाव है, उसमें इंक्लूसिवनेस का अभाव है। और कोई भी ऐसा आंदोलन या कोई भी इनफैक्ट आप घटना देखिए जिसमें समाज के हर एक तबके का लोगों का भागीदारी नहीं होता है, तो वो आंदोलन को हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। वो आंदोलन को हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से सोसाइटी के हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसको सिग्निफाई करता है। समझे आप लोग? ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी रीजन। ये बहुत बड़ा और ये प्राइमरी कारण है, दिस इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दैट, कि इसको इसके द्वारा क्यों हो रहा है साहब। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग साहब। ठीक है, अब हम लोग यूरोप की जब नेशनलिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप, तो हमको पता चल रहा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे था।
और जर्मनी के अंदर बेसिकली वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे रहा है साहब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, हाँ ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये इनफैक्ट आपको शायद पिछले इन्होंने जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें भी कभी कभी आपको पूछ देता है साहब, ठीक है ना। जैसे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ये जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है ना, दिस इज द करंट टॉपिक दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, ये उसी के रिलेटेड है। व्हाट वर द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स साहब, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे क्या ये किसके साथ जुड़ा हुआ है साहब, ठीक है। मुझे आपको बताना था कि वुमेन का पर्सपेक्टिव किस तरह से इसके अंदर से चलता है साहब, ठीक है ना। तो ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है और इसके बाद वाला जो टॉपिक अगर आप देखोगे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं साहब, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। आप देखिए फ्रांस के अंदर भी आपको वुमेन की पार्टिसिपेशन दिखेगी, जर्मनी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी साहब, आपको इटली के अंदर भी देखने को मिल जाएगी साहब, एवरीवेयर यू कैन फाइंड साहब। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के अंदर दिखेंगी, क्योंकि जहां जहां इनफैक्ट स्त्रियों का भागीदारी नहीं होता वो आंदोलन आपका निष्फल हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट नहीं हो पाता है साहब, ठीक है। तो दिस वाज द प्राइमरी क्वेश्चन जिसके इर्द गिर्द हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, जर्मनी के अंदर कैसे हुआ साहब, ठीक है ना। क्योंकि जर्मनी को एक देश के रूप में बनाना वहाँ की स्त्रियों की बहुत बड़ी इच्छा थी, अरे किसी की भी इच्छा होती है साहब, ठीक है। अब उसमें वुमेन का रोल क्या हुआ करता था उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उनके पर्सपेक्टिव से कैसे इनफैक्ट है ना सोसाइटी को या ये मूवमेंट को आगे चलाने की कोशिश की जाती है। अब ये सी वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, वुमेन ने क्या किया था, अपने खुद के संगठन बनाए थे, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल कि भाई इंडिया जब एक कंट्री के रूप में फाइट कर रहा था, इंडिया जब इस टाइम पे इनफैक्ट विचार कर रहा था कि हमको एक नेशन के रूप में फॉर्म होना चाहिए, तो हमारे सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश बैठे हुए थे। ब्रिटिश ने कभी अलाउ नहीं किया कि भाई एक इंडिया कंट्री के रूप में बन पाए साहब, वो तो हमने खुद आंदोलन करके तब जाके इनफैक्ट डिमांड की साहब। इंडिया के अंदर भी देयर वर क्लास ऑफ पीपल, खास करके वुमेन मेंबर्स थे जिन्होंने अपने खुद के संगठन बनाए थे। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट वाज वन सच लेडी जो वुमेन एसोसिएशन के लिए जानी जाती है। उनके खुद के न्यूज़पेपर भी हुआ करते थे, कॉमन इंडिया, न्यू व्हील एंड न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ करके न्यूज़पेपर्स थे उनके साथ, ठीक है। उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में भाग लिया। अरे भाई साहब उन्होंने तो होम रूल करके एक आंदोलन चलाया था 1916 के अंदर। यू माइट बी अवेयर कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है होम रूल। ये होम रूल के द्वारा मेनली जो राइट्स थे और खास करके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे वो हाईलाइट किए गए थे। तो कंटिन्यूसली जब हम लोग वुमेन का रोल देखेंगे तो वो चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, वो चाहे अदर कंट्रीज हो, यूरोप की बात करेंगे, यूरोप के अंदर जर्मनी की बात करेंगे, एक ही प्रकार का आपको मेन कॉमन दिखेगा, वो है पॉलिटिकल एसोसिएशन का फॉर्मेशन करना, न्यूज़पेपर्स को चालू करना, पॉलिटिकल मीटिंग में भाग लेना, डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखने की कोशिश करिए कि 5 साल तक 10 साल तक आप कंटिन्यूसली ये प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हो, आपको लग रहा है कि अब रिफॉर्म्स आ गए हैं। जर्मनी के अंदर 1848 की जो रिवॉल्यूशन हुई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द 1848 रिवॉल्यूशन विच वाज इवेंचुअली वीकनिंग पॉइंट ऑफ द मोनार्की एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वहाँ पे एक पार्लियामेंट भी बनती जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल असेंबली और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। पर वहाँ पे जब वुमेन ने बेसिकली अपना रोल देखा तो उनको पता चलता है कि दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स। उनको बोला गया कि आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, आपके पास रिप्रेजेंटेटिव। अरे कितना बुरा लगेगा, आपने वो मीम देखा होगा, बोले दिल से बुरा लगता है दोस्त, दिल से बुरा लगता है, ये दिल से बुरा लगेगा। अगर भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर, अगर आज़ादी के बाद अगर हमने वोटिंग राइट्स ना दिए होते, अगर हमने राइट टू इक्वालिटी इनफैक्ट खाली सोसाइटी के सिलेक्टेड लोगों को दी होती तो क्या होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड? डू यू थिंक दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव बीन सर्वाइव्ड? डू यू थिंक दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई वुड से द इंडियन यूनिफिकेशन वो इस तरह से चल पाता जो आज की तारीख में इंडिया ने प्रोग्रेस किया है? सब नहीं चल पाता। समाज आगे इसके लिए ही बढ़ता है क्योंकि आप समावेशिक होते हो, आप इंक्लूसिव होते हो। यहाँ तो ऐसा हुआ कि वुमेन ने बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया, स्त्रियों ने, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया साहब, और उसके बाद जब वोटिंग राइट्स की बात आई तो कुछ नहीं साहब। तो ये जो जर्मनी के अंदर घटना हुई, जिसे हम लोग बेसिकली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर पहचानते हैं, जो चर्च के अंदर हुआ था, कौन सा चर्च था? सेंट पॉल का चर्च। वहां वुमेन को अलाउ तो किया गया पर वोटिंग राइट्स के रूप में नहीं, उनको कहा गया आप आओ, ऑब्जर्वर के रूप में आओ, आप शांति से देखते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे चला रहे हैं साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तो पूरी तरह से फेल हो गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आगे चल भी नहीं पाया। पर एक चीज़ हमको पता चल रही है कि 1848 का रिवॉल्यूशन था
वो रिवॉल्यूशन की खुद की वीकनेसेस थी। वीकनेसेस ये थी कि उसने राजाशाही को तो उथला नहीं पाया। 1848 कुड नॉट ओवरटर्न द मोनार्की कंप्लीटली फ्रॉम यूरोप। ऊपर से क्रांति और रिफॉर्म्स ला सकते थे, जहां उन्होंने ऐसे सोशल रिफॉर्म्स किए होते जहां सोसाइटी के और लोग उनको मदद करने आ जाते। पर मिडिल क्लास थोड़ा पावर हंग्री निकला। पावर हंग्री का मतलब है उसको ऐसा लग रहा था कि मैं सत्ता हमारे हाथ में ले लूं और मैं कुछ ऐसा करूं जिसके कारण सब कुछ पावर मेरे हाथ में ही सेंट्रलाइज रहे। अरे भाई, क्रांति जब हो रही है, जब रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तब दुनिया के अलग अलग और समाज के अलग अलग लोगों ने आपको मदद की है, तो एटलीस्ट यू शुड बी थैंकफुल टू देम और उनको उतने ही राइट्स देने चाहिए जो अपने पास रखे। नहीं नहीं भाई, मैं अपने राइट्स अपने पास रखूंगा, उनको राइट्स नहीं दूंगा, तो ये तो फिर कैसी बात है साहब, ये तो नहीं चलेगा ना साहब। ठीक है, सो इसी के कारण ये होता है कि 1848 तक आते आते ये जो लिबरल्स ने बेसिकली पार्लियामेंट खुद की बना दी थी और कहा था कि नया संविधान लिखेंगे, वो बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 इनफैक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। और हमको पता चल रहा है कि जो पुरानी सिस्टम है वो तो अभी भी सर्वाइव कर रही है। अब देखिए, एक चीज़ हमको देखने को मिलेगी साहब, 1848 तक आते आते राजाओं को पता चल गया था कि यूरोप के अंदर कंटिन्यूसली क्रांति और क्रांति के बाद उसको दबाने की जो पूरी की पूरी घटना है, वो अगर उसको शांत करना है तो हमको थोड़ी बहुत कंसेशन लोगों को देनी पड़ेगी साहब। टिल द टाइम वी डू नॉट गिव कंसेशन टू द मासेस, तब तक बेसिकली ये रिवॉल्यूशन होते रहेंगे, समझे आप लोग। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1848 की जो घटना है उसके बाद एक चीज पता चलती है कि जो मोनार्की थी, जिन्होंने सेंट्रलाइज करके रखा था खास करके सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपने रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की। और रिफॉर्म्स के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जैसे वेस्टर्न यूरोप के अंदर, मतलब जैसे फ्रांस और उसके आजू बाजू बेल्जियम वाले रीजन्स के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके थे, वैसे ही चेंजेस अब ईस्टर्न यूरोप में आने की भी शुरुआत होती है। और ईस्टर्न यूरोप के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो कुछ कुछ किंगडम्स ने अपने यहाँ पे बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया, इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो सर्फडम को अबॉलिश किया जाता है, जहाँ पे हम लोग गुलामी प्रथा को पहचानते हैं साहब। ठीक है, हैब्सबर्ग रूलर जो थे, इन्होंने अपने अंडर आने वाले जो हंगरी के जो लोग थे उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। हैब्सबर्ग रूलर अगर आपको जानकारी होगी तो ऑस्ट्रिया, जिसका एक बहुत बड़ा एम्पायर था, उसने भी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल कंसेशंस देने की शुरुआत की, क्योंकि उसको पता था कि अगर हमने बेसिकली कंसेशंस नहीं दिए तो क्या होगा, इट विल क्रिएट वन मोर रिवॉल्यूशन। एवरी रिवॉल्यूशन विल वीकन द अथॉरिटी ऑफ द किंग। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो घुमा फिरा के हमको दो तीन चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। पहला पॉइंट जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमको पता चल रहा है कि 1848 के अंदर जो रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स था, ये लिबरल्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेवर में थे और ये चाहते थे कि राजा को कंप्लीटली हटाना जाए साहब। पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट किया, विथ लिमिटेड राइट्स की बात की साहब। सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इन्होंने सबको इक्वालिटी देने की बात की, पर इक्वालिटी भी लिमिटेड। और इकोनॉमिक आइडियाज में लिबरल्स ने कहा कि फ्री मार्केट सब कुछ होना चाहिए और हम चाहते हैं कि सर्फडम को अबॉलिश कर देना चाहिए। हम चाहे कि मार्केट के अंदर इनफैक्ट सरकार की जो पकड़ है वो पूरी तरह से चली जानी चाहिए साहब। ठीक है, खैर 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद राजाओं की अकल ठिकाने आ गई। द किंग्स रियलाइज्ड कि यार हम लोग इसके बाद इनफैक्ट क्या करेंगे साहब, क्योंकि 1848 में एक घटना हुई जिसे हम लोग 1848 का फरवरी रिवॉल्यूशन कहते हैं। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके भी 18 साल पहले 1830 के अंदर अगर आपको होगा तो जुलाई महीने के अंदर क्रांति हुई थी। इसके भी थोड़े टाइम पहले अगर आप देखोगे तो 1815 के अंदर घटनाएं हुई थी। और इसके भी पहले अगर आप देखोगे तो 1789 से लेके 1815 तक तो कंटिन्यूसली आग लगी हुई थी। तो ये जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए, और रिवॉल्यूशंस को रोकने के लिए एक घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं काउंटर रिवॉल्यूशन, मतलब राजा उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये प्रोसेस के द्वारा इनफैक्ट एक चीज राजा को समझ में आ गई कि आज नहीं तो कल पब्लिक हमारी कॉलर जाड़ के हमारी पिटाई करने की शक्यता है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट पीपल माइट रिवोल्ट अगेंस्ट अस। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट कंटिन्यूसली रिवॉल्ट्स विल वीकन द अथॉरिटी ऑफ द किंग। दिस कंटिन्यूअल रिवॉल्ट्स विल ऑल्सो बेसिकली क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द किंगडम एज वेल, क्योंकि वो अब स्टेबल भी नहीं रह पाएगा। इससे अच्छा राजा ने कहा कि यार देखिए, अब 1848 का टाइम बदल गया है, लेट अस डू रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स कैसे देंगे कि ये जो लिबरल्स चाहते हैं, ये जो उदारवादी ताकतें चाहती है, थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक शुरुआत कर दे साहब। ठीक है, कंप्लीट डेमोक्रेसी तो नहीं, थोड़ी बहुत शुरुआत कर दे साहब, है ना। तो इस तरह से हमको पता चला कि 1848 का जो रिवॉल्यूशन है वो बहुत ही लैंडमार्क रिवॉल्यूशन था।
उसके बाद राजा ने रिफॉर्म्स करने शुरू किए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कम टू नो कि काफ़ी सारी चीज़ें अब यूरोप के अंदर बदल भी जाएगी। खैर, ये पॉइंट हमारा आज के क्लास का सबसे क्रक्स पॉइंट था। अब यहाँ से सबसे लास्ट टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन साहब। ठीक है, अब यहाँ से चले जाते हैं, क्या कहेंगे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन, कि स्त्रियों का क्या योगदान था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन दी दिस होल मूवमेंट साहब, किस तरह से चलता है साहब। ठीक है ना। अब देखिए, वुमेन के लिए लिबर्टी और इक्वालिटी की बात करेंगे हम लोग। व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर द वुमेन, उसको लेके काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स लोगों के थे साहब। ठीक है, जैसे एक कंजर्वेटिव क्लास था जो ये कह रहा है कि वुमेन के पास कोई राइट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि वुमेन तो बेसिकली कमोडिटी के रूप में है। बहुत लोगों का मानना ये था, यूरोप के अंदर भी आपको इसी प्रकार के लोग मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। पर उसके सामने आपको एक और पॉलिटिकल ग्रुप मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे लिबरल साहब, उदारवादी ताकत है। उनका कहना था कि भाई सबको थोड़े बहुत राइट्स होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो उसी तौर के ऊपर एक कार्ल रैकर करके जर्मनी के एक पार्लियामेंटेरियन थे, उसकी स्टोरी लिखी गई है। इन्होंने बेसिकली अपनी स्पीच दी थी, उन्होंने कहा कि नेचर हैज क्रिएटेड मैन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। क्या कहते हैं साहब, लिबरल है। लिबरल का मतलब उदारवादी, उसका मतलब होता है कि वो तो सबको राइट्स देने की बात करेंगे साहब। उसके बावजूद भी क्या कहता है साहब, ठीक है, मैन द स्ट्रॉन्गर द बोल्डर एंड द फ्री ऑफ द टू हैज बीन डेजिग्नेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, इट्स प्रोवाइडर मेंट फॉर पब्लिक टास्क इन द डोमेन ऑफ लॉ, प्रोडक्शन, डिफेंस। वुमेन द वीकर, वुमेन को क्या कहते हैं, वीकर, डिपेंडेंट एंड टिमिड रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ अ मैन। हर स्पीयर इज द होम एंड द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, द नर्चरिंग ऑफ द फैमिली. Do we require any other proof that given such differences, equality between sexes would only endanger harmony and destroy the dignity of the family? क्या कहते हैं साहब, वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष, इसको कुदरत नहीं अलग अलग बनाया, नेचर है ना, प्रकृति कहते हैं हम लोग। स्त्री और पुरुष दोनों को प्रकृति ने अलग अलग बनाया है, दोनों के कार्य भी अलग अलग है। उसमें पुरुष जो है उसको प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली के रूप में डेजिग्नेट किया है, वो परिवार की सुरक्षा करता है, वो बेसिकली समाज के अंदर काम करता है, वो सुरक्षा का काम कर रहा है, वो आपको एक ब्रेड विनर के रूप में आपको रोटी खिलाने का काम कर रहा है। और स्त्री जो है, जो इसमें से कमजोर है, स्त्री जो है, जो डिपेंडेंट है, क्योंकि अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे कहा गया है। और मेनली उसका काम जो है वो घर तक सीमित है, बच्चों को बड़ा करना है और फैमिली का ध्यान रखना है। क्या इतने इनफैक्ट डिफरेंसेस होने के बावजूद कभी दोनों के अंदर इक्वालिटी आ सकती है? तो जर्मनी के अंदर कुछ वर्ग ऐसा था जो ये कभी भी सोच नहीं सकता था कि स्त्री और पुरुष इकट्ठे हो। क्रांति के लिए इन्होंने स्त्रियों की मदद ली। क्रांति करने के समय जब इनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, इनको आंदोलन के अंदर पता चला कि राजा के सामने इनफैक्ट है ना, हम लोग की हमारा मास बेस होना चाहिए, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए, देन दे टुक द हेल्प ऑफ द वुमेन कि भाई नहीं, हमको वी नीड हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द वुमेन मेंबर्स। बट द मोमेंट दिस थिंग हैपन, तो इन्होंने अकल ठिकाने आ गई, बोले ये तो थोड़ी चलेगा साहब। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट आपको यहाँ से दिखेगी साहब। ठीक है, तो इसके लिए ये मना कर रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसके ऊपर अलग अलग पॉइंट सबके अलग अलग लोगों के मानने हैं साहब। उसी तौर के ऊपर आपको एक और लुइस ऑटो पीटर्स की कहानी लिखी गई है। ये मेनली अगर आप देखोगे वुमेन्स जर्नल और साथों साथ इन्होंने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया था, उसके द्वारा इनफैक्ट एक आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, ये आर्टिकल 21 अप्रैल 1849 के अंदर उन्होंने लिखा था। उसके अंदर उन्होंने क्या हाईलाइट किया है, लेट अस आस्क हाउ मेनी मैन पोजेस्ड बाय द थॉट ऑफ लिविंग एंड डाइंग फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी would be prepared to fight for the freedom for the entire people of all human beings. When asked this question, they would all too easily respond with a yes, though their untiring efforts are intended for benefit of one half of the humanity, that is men, but liberty is indivisible. Free men therefore must not tolerate to be surrounded by the unfree. ये क्या कहती है साहब, लेडी साहब ये कह रही है कि अगर हम कोई इंसान को, कोई पुरुष को पूछे और उसको बताया जाए कि भाई तुम किसके लिए, इनफैक्ट ये जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, तुम किसके लिए बात कर रहे हो, तुम एक विशेष लोगों के लिए बात कर रहे हो, पुरुषों की बात कर रहे हो, या समाज के हर एक लोगों को फ्रीडम देने की बात कर रहे हो? अगर आपको लिबर्टी देनी तो किसकी लिबर्टी की बात कर रहे हो? तो सामने वाला इंसान जनरली आंसर तो यही करेगा कि यस आई एम टॉकिंग अबाउट द लिबर्टी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। पर सच्चाई ये है कि आप लिबर्टी को बांटना चाहते हो, पर आपके दिमाग के अंदर ऐसे विचार चल रहे हैं जहां आप चाहते हो कि कुछ सेक्शंस को लिबर्टी ना मिले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल लिबर्टी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो इनडिविजिबल है। अगर समाज का एक क्लास फ्रीडम चाहता है तो दूसरा क्लास ऑटोमेटिकली उसके साथ फ्री होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक को लिबर्टी मिले और एक को ना मिले, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए साहब। ठीक है, पर इस प्रकार से आपकी अलग अलग प्रकार की डिबेट्स होगी, इंक्लूडिंग हमको ये भी पता चलता है कि एक लेटर लिखा था
एक लेटर बेसिकली, ये जो न्यूज़पेपर मैंने आपको बताने की कोशिश की लुई ऑटो पेटर्स की, उसके ऊपर न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा है साहब, एक एनोनिमस रीडर ने लिखा है, इट इज़ इंडीड रिडिकुलस एंड अनरीजनेबल टू डिनाई वुमेन पॉलिटिकल राइट्स इवन दो दे एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी विच दे मेक यूज ऑफ। साहब है ना, क्या कहते हैं साहब, इट इज़ रिडिकुलस एंड अनरीजनेबल, ये कैसे पॉसिबल है कि अब स्त्रियों को पॉलिटिकल राइट है, उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी है साहब, दे हैव ऑलरेडी राइट टू प्रॉपर्टी, दे परफॉर्म फंक्शंस एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट हाउएवर गेटिंग द बेनिफिट्स दैट एक्रू टू द मेन फॉर सॉन्ग। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, स्त्री उतनी ही जिम्मेदारी निभाती है जितना पुरुष निभाता है, और स्त्रियों के पास उतना ही अधिकार है, तो आप पॉलिटिकल राइट्स क्यों नहीं दे रहे हो? राइट टू प्रॉपर्टी है तो राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू कंटेस्ट होना, चुनाव भी लड़ सकते हैं, संसद में भी बैठ सकते हैं, ऐसा क्यों साहब? ठीक है, व्हाई दिस इनजस्टिस? इज इट नॉट अ डिसग्रेस दैट इवन स्टूपिडेस्ट कैटल हर्डर्स पोजेसेस द राइट टू वोट? ये क्या कह रहे हैं कि यार वहां भेड़ बकरी चलाने वाला कोई इंसान है, उसके पास भी वोटिंग राइट्स है, बिकॉज वो पुरुष है, बिकॉज ही इज अ मैन, whereas highly talented women owning considerable property are excluded from this right even though they contribute so much to the maintenance of the state। क्या कह रहे हैं? अरे यार, कोई स्त्री है बहुत ही टैलेंटेड है, जिसके पास बहुत सारी मिलकत है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो टैक्स पे कर रही है, वो शायद अपना बिजनेस भी चला रही होगी, उसको तुमने वोटिंग राइट्स नहीं दिए। तो देखिए कितना बायस होता है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी हमेशा इसी प्रकार से चलती है दोस्तों। समाज के अंदर जब जब हम लोग बात करेंगे तो तब तब इनफैक्ट आपकी वोटिंग राइट्स की होगी, पॉलिटिकल राइट्स की बात होगी, उसमें सबके अलग अलग ओपिनियंस चलते रहते हैं। एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, एवरी क्लास ऑफ पीपल हैव देयर ओन वे, ओन थॉट्स, है ना। कोई कहेगा कि ये होना चाहिए, कोई कहेगा ये नहीं होना चाहिए साहब, ठीक है। ये दोनों पर्सपेक्टिव इसके अंदर से चलते रहेंगे। तो हाउ लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन करोगे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है, दिस इज वन बिग प्रॉब्लम, है ना। तो उसको लेके सबके अलग अलग ओपिनियन थे। लिबरल्स के अंदर भी लोग कहते थे कि नहीं होने चाहिए, वुमेन कहती थी कि होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? हम वोट क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों पॉलिटिकली कंटेस्ट नहीं कर सकते? खैर, जर्मनी के अंदर बहुत बाद में आता है साहब, ठीक है। ये फोटोग्राफ बहुत इंटरेस्टिंगली दिया हुआ है सेंट पॉल चर्च का। ये वही सेंट पॉल चर्च है जहाँ पहली बार 1848 के अंदर जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट बनती है साहब, ठीक है। ये जो सेंट पॉल चर्च है, इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर वुमेन को वहाँ पे बेसिकली इनफैक्ट खड़ा रहने का अधिकार था। मतलब दे कैन कम एंड, मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो दे कैन कम एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। अब आप देखिए यहाँ बीच के अंदर आपको एक लेडी का फोटो दिखेगा, मदर जर्मेनिया का साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए कि द जर्मन्स वर्शिप अ लेडी, मदर जर्मेनिया, जैसे हम लोग भारत माता के रूप में पहचानते हैं कि ये स्त्री जो है मेनली क्या कह सकते हैं कि हमारा जो जर्मनी कंट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, उसको सत्ता देगी और हम लोग को यूनिफाई करेगी। पर ये लोग कोई और स्त्री को नहीं पहचान सकते या उसको नहीं स्वीकार सकते जो संसद के अंदर बैठ सकती है। तो देखिए ये सब बायसेस थे, और इसके कारण शायद तक मेरा भी मानना है कि जब आप अपने मूवमेंट को इंक्लूसिव ना करें, 1848 का मूवमेंट जो था वो नॉन इंक्लूसिव था। नॉन इंक्लूसिव होने के कारण उसका जो सोशल बेस था बहुत ही कमज़ोर रहा, और जब जब कोई भी आंदोलन होता है उसका जब सोशल बेस कमज़ोर होता है तो उसके बाद देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव और सस्टेन नहीं कर पाएगा। जर्मनी के अंदर भी यही हुआ कि ये जो सोशल बेस कमज़ोर हो गया, इसी के कारण इवेंचुअली हमको ये पता चलता है कि जो जर्मन पूरी की पूरी जो बेसिस थी, जर्मनी का जो एस्टेब्लिशमेंट था, जर्मनी के लोगों ने जो सोचा था कि 1848 में हम लोग क्रांति करके कंट्री बना देंगे, वो नहीं होता है। एंड फाइनली 1871 तक आते आते आपके इनफैक्ट बिस्मार्क नाम का एक लीडर, अगर आपने नाम सुना होगा, उसकी अध्यक्षता में फाइनली जर्मन यूनिफिकेशन होगा साहब। तो अभी बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, बट दिस वाज द फंडामेंटल ऑफ व्हाट द 1848 रिवॉल्यूशन हैड डन टू जर्मनी एंड अदर पार्ट्स, है ना। तो हमने कल के क्लास के अंदर 1848 का रिवॉल्यूशन थोड़ा देखा था, आज हमने उसको डेप्थ के अंदर देखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जर्मनी और इटली नाम के जो कंट्री है, इनकी स्थापना कैसे हुई, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, है ना। जर्मनी और इटली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके पीछे क्या क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे, और ये जो जर्मनी और इटली है एक कंट्री के रूप में कैसे फॉर्म हुए साहब, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी घटनाएं देखी है उसको कल के क्लास के अंदर फिर से रिवाइज कराएंगे, और फिर उसके बाद आगे चला जाऊंगा। पहले आपको समझाऊंगा कि 1789 में क्या होता है, 1815 में क्या हुआ, 1830 के अंदर क्या हुआ, 1848 के अंदर क्या हुआ। फाइनली 1848 से लेकर 71 के बीच में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए, ये इवेंट्स के दौरान जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, समझे आप लोग, ठीक है। तो अभी भी हमारा क्लास चलेगा, अभी भी एक दो लेक्चर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली लेंगे चैप्टर को कंप्लीट कराने में,
क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इट इज़ मोर ऑफ एनालिटिकल चैप्टर। और अगर आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे यूपीएससी के मेंस के अंदर, तो उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है रेदर देन डूइंग दी रोट लर्निंग, है ना। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं क्लास को, लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। मैं आपको आज रात को फिर से 9 बजे अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे मिलूंगा। स्पेशल क्लासेस मेरे हैं आज। स्पेशल क्लास है ग्लोबलाइजेशन एंड कोविड-19 के ऊपर। मेरा एक आर्टिकल छपा था 11 जनवरी 2021 के दिन द हिंदू के अंदर, एंड इन दिस आर्टिकल, यही आर्टिकल के अंदर मैंने मेनली हाईलाइट करवाया है हाउ द कोविड-19 हैज़ इम्पैक्टेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और क्या ग्लोबलाइजेशन अटक गया है या ग्लोबलाइजेशन बढ़ सकता है साहब, है ना। उसमें क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट किए जा सकते हैं, तो उन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन है। यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दिस सेशन एंड यू आई विल बी हैप्पी टू लाइक नो वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म एज वेल। आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ यूज़ दिस आई वुड से डिस्काउंट कोड PN Live एंड यू विल गेट 10% ऑफ फॉर द सेम एज वेल, है ना। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये डिस्काउंट कोड को ज़रूर से यूज़ करिए, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा PN Live। इवन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भी आपको ये कोड यूज़ कर सकते हो। चलिए बाय, प्लीज़ टेक केयर एंड टाटा।